हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतनी सी बात है। जैसा कि आप लोग टाइटल से समझ ही गए होंगे, माय हस्बैंड वाज डायग्नोज्ड एज कोविड पॉजिटिव। लॉकडाउन होने के बावजूद भी जो एसेंशियल सर्विसेज सेक्टर है उन लोगों को तो ऑफिस जाना ही पड़ रहा है, एंड माय हस्बैंड इज़ वन ऑफ देम। तो उनको भी जाना ही पड़ रहा था, तो उनका पूरा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि शुरुआत कैसे हुई, हमने इसका ट्रीटमेंट घर पे कैसे किया। सबसे पहले तो जब इनको तबीयत ख़राब लगने लगी, मेरे हस्बैंड की जब थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने लगी, तो क्या हुआ था, उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इनको बहुत ज़्यादा काम आ गया था, ऑफिस में ऑडिट आ गया था। तो 2-3 दिन तक इनको पता ही नहीं चला कि इतने ज़्यादा वर्कलोड हो गया था, एग्जॉस्ट हो गए थे। तो हमें लग रहा था कि एक्सर्शन की वजह से जो थकान हो जाती है उसकी वजह से भी हम लोग कई बार बीमार पड़ जाते हैं, और धूप में बार बार आना जाना चल रहा था, तो हो सकता है उसकी वजह से लू भी लग जाती है। तो हमको जब पहली बार इनकी तबीयत ख़राब हुई तो हमने यही सोचा कि कोरोना तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके बारे में तो हम सोचेंगे भी नहीं, शायद लू लग गई है या शायद बुखार ही है सिर्फ। जब पहले दिन बुखार आया तो हमने जो लू उतारने के लिए जो घर पे अपन लोग करते हैं, प्याज का रस लगाना और ये सब, तो इससे रात में मैंने इनको प्याज का रस लगाया और उससे दूसरे दिन थोड़ा सा आराम भी मिल गया। तो ऐसा लगा कि लू ही होगी और ठीक हो जाएंगे। फिर दूसरे दिन नॉर्मल था, फिर उसके नेक्स्ट डे वापस से बुखार आ गया। तो फिर हम लोग सिर्फ घर पे पैरासीटामोल ले रहे थे, ऑफिस ही रेगुलरली जा रहे थे। और फिर जब बुखार पैरासीटामोल से उतरने के बाद वापस से चढ़ने लगा तो हमको लगा कि डॉक्टर को दिखाना ही है। डॉक्टर को जैसे ही दिखाया तो ब्लड टेस्ट में तीनों चीज़ का इन्होंने टेस्ट करवाया, टाइफाइड, मलेरिया और कोविड प्रोफाइल। तो उसमें क्या होता है कि पता चल जाता है थोड़ा बहुत, अगर कोविड का भी कुछ होता है तो पता चल जाता है अलग। हालांकि कोविड का अलग से एक पूरा टेस्ट लिया जाता है, पर ब्लड टेस्ट में भी कोई कोविड प्रोफाइल देखी जाती है, तो उसमें हमको कुछ अंदाज़ा लग जाता है। उस टाइम पे इनको वो टाइफाइड डिटेक्ट हुआ। अभी बहुत सारे लोगों को सिर्फ टाइफाइड ही आ रहा है, और कई लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि टाइफाइड का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कोरोना का टेस्ट नहीं करवा रहे। तुरंत हम लोगों ने सोचा कि हमको कोरोना का टेस्ट करवा ही लेना चाहिए, इससे पहले कि हमें बाद में पता चले, देर हो जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाए, इसलिए हमको जल्दी करवा लेना चाहिए। तो सिटी स्कैन के लिए तो इतनी ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा क्राउड है, जहाँ पे भी जा रहे थे सिटी स्कैन के लिए वहाँ 2-2 दिन की अपॉइंटमेंट थे कि अगर आप आज अपॉइंटमेंट लेते हो तो आपका परसों नंबर आएगा। इतनी भीड़ थी और लोग एम्बुलेंस से आ रहे हैं, और ऐसा माहौल था वहाँ पे कि अगर आपको नहीं भी होगा तो भी घबराहट के मारे आपको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, हमारा क्या होगा, हमें हो गया तो। बहुत ही बेकार स्थिति थी सभी जगह। किसी भी सेंटर पे सीटी स्कैन इंस्टेंटली नहीं हो रहा था कि अभी आप जाओगे और आपका हो जाएगा। तो ये वापस आ गए थे। टाइफाइड का ट्रीटमेंट हमने चालू कर दिया था। एक डॉक्टर हैं, लोकल डॉक्टर जिनको हम हमेशा कंसल्ट करते हैं, उनसे इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया। तो पहले टाइफाइड का उन्होंने लिखा, उसके बाद क्योंकि कहीं पे भी इतना रश था कि हो सकता है आपको अभी कोरोना नहीं है, पर अगर आप इतनी भीड़ में लोगों के बीच में जाओ दिखाने करने, हो सकता है आपको वहाँ पे इन्फेक्शन लग जाए। तो एक सबसे बड़ा डर, और डिस्टेंसिंग तो हॉस्पिटल्स में मेंटेन नहीं हो रही है, पेशेंट्स तो नहीं कर रहे हैं मेंटेन, इतना सारा क्राउड है, उनकी फैमिलीज़ है, तो इतना नहीं हो पा रहा है। हमने घर पे ही बुलवा लिया सैम्पलिंग लेने वाले को, तो जो सैंपल लेने आए वो घर पे से ही सैंपल ले गए, और दूसरे दिन फिर हमने सीटी स्कैन करवाया। तो सीटी स्कैन के लिए भी अपॉइंटमेंट मिल गया था, तो हम लोगों ने जाके सीटी स्कैन करवा लिया। हम लोग मतलब ये अकेले ही जा रहे थे, मैं और आरव घर पे ही थे। कोरोना टेस्ट का रिज़ल्ट 2 दिन बाद आया, सीटी स्कैन का भी 1 दिन बाद आया। तब तक हमारा टाइफाइड का ट्रीटमेंट चल रहा था। इनकी जो हालत थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। जब तक कोरोना का रिज़ल्ट आता उसके ऑलरेडी पहले इतना ज़्यादा बुखार आता था। टाइफाइड में तो वैसे भी बहुत बुखार आता है, तो बार बार बुखार आता था, और दवाई लेने के बाद थोड़ी देर के लिए उतरता था, फिर जब सो के उठते थे तब तक वापस से बुखार आ जाता था। तो ये इतना ज़्यादा होता है, वीकनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी की कि उठने के बाद खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर आप लेटे हुए हो तो आप बैठ भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा वीकनेस इनको आ गई थी। एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। डॉक्टर से हम कंसल्ट बार बार कर रहे थे, जो डॉक्टर हमारे थे उनसे हम फ़ोन पे कंसल्टेशन ले रहे थे कि हमको अब क्या करना चाहिए, अब ऐसा लग रहा है अब क्या करना चाहिए। कोरोना का रिज़ल्ट तो नहीं आया था, पर हम बार बार घर से ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे, जो थोड़ा सा कम आ रहा था।
कम से कम 94 अबव होना चाहिए, पर इनका 91 92 आ रहा था। अगर आप घर पे ऑक्सीजन लेवल SpO2 मेजर करते हैं तो ध्यान ये रखना है कि कभी भी लेट के मेजर नहीं करना चाहिए। लेट के ऑक्सीजन हमेशा थोड़ी सी कम ही आती है, तो क्योंकि इनसे तो बैठने की बिल्कुल भी हालत नहीं हो रही थी, इसलिए शुरू में हमको नहीं पता था कि ऑक्सीजन इतनी कम क्यों आ रही है, और हम लोग कंटिन्यूसली उसके लिए कुछ कुछ कर रहे थे। टाइफाइड में बोला जाता है कि फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, जितना हो सके वाटरी फ्रूट्स खाने चाहिए, नारियल पानी, गन्ने का रस, ये सब पीना चाहिए। तो हम लोगों ने सब कुछ अवेलेबल करवा लिया था, जो भी आसपास सब्जी वाले हैं या जो भी दोस्त हैं जो आ जा पा रहे थे। उस टाइम लॉकडाउन के बाद 8 to 12 थोड़ा खुला हुआ था हमारे शहर में, तो नारियल पानी हम लोगों ने मंगवा लिया था। गन्ने का रस घर पे तो नहीं निकाल सकते, पर वो छील के मैं इनको दे रही थी, पर इनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो गन्ने को चूस के खा लें। तो जो टाइफाइड में दिया जाता है वो सारे फ्रूट्स, हम कम से कम फ्रूट्स ये खा रहे थे। ऐसे में क्या होता है, पेशेंट को खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, इतनी भी इच्छा नहीं होती कि मैं बैठूं और कुछ 2 चम्मच खा लूं, और बिल्कुल ज़रा सा खा के भी ऐसा लगता है बस बहुत हो गया, अब नहीं खाना है। पर क्योंकि हमको बार बार दवाइयाँ लेनी है, बहुत सारी दवाइयाँ रहती हैं और खाली पेट हम दवाई नहीं ले सकते, तो जो भी केयर टेकर है उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि खाना तो आपको कैसे भी करके खिलाना ही है। अगर आप ड्रिप्स भी नहीं चढ़वा रहे हो तो खाना तो खाना ही पड़ेगा। अगर रोटी नहीं खा पा रहे हैं तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में दलिया और दूध दे रही थी, और दोनों टाइम मूंग की दाल और दलिया दे रही थी, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में, ताकि वो सिर्फ उसको पी लें। और जैसे ही हमको लगने लगा था कि बुखार बार बार रिपीट हो रहा है, उसी दिन से, जब हमने कोई सा भी टेस्ट नहीं करवाया था, उसी दिन से ये आइसोलेट भी हो गए थे मुझसे और आरव से। इनका लेड बाथ और रूम बिल्कुल अलग था, उसमें हम लोग नहीं जा रहे थे। और बच्चा तो, जो बेटा है हमारा, वो तो इनसे 7 दिन तक बिल्कुल नहीं मिला। उसको याद ज़रूर आ रही थी, डैडी से बात भी करना था, वो रूम के बाहर से 1-2 बार देख भी रहा था, पर हमने उसको अंदर, कमरे के अंदर आने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया। 100% आइसोलेशन में इनको रखा। जब हमको पता भी नहीं था कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, पर पहले से ही हम ये प्रिकॉशन रख रहे थे, क्योंकि अगर होगा तो फिर हम बाद में तो आइसोलेट कर लेंगे, पर रिजल्ट्स तो देर से आते हैं। आपको ये सब प्रिकॉशन पहले से ही रखना होता है। अगर एक साथ घर में सभी लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे तो फिर संभालेगा कौन, और ऐसे लॉकडाउन वाले माहौल में कोई एक दूसरे के घर भी नहीं जा सकता है कि कोई और संभाल ले, और लोग भी संभालने आएंगे तो हो सकता है वो भी इन्फेक्ट हो जाए। इसलिए आप ही लोगों को अभी एक दूसरे को संभालना है, तो सबसे पहले तो मास्क लगाना, ग्लव्स पहनना और डिस्टेंसिंग रखना। पेशेंट की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाना भी पड़ रहा है तो हर चीज़ बार बार सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धोना, ये सब करना पड़ता है। हमारा फाइनली कोरोना का रिज़ल्ट आया, विच वॉज कोविड पॉजिटिव। तो इतना ज़्यादा शॉक नहीं लगा वैसे, क्योंकि इतना बुखार आ रहा था और ये सब हो रहा था, तो हमको एक अंदेशा तो था कि हो सकता है कि कोरोना ही है, और अगर होगा और अगर आ जाता है पॉजिटिव तो अच्छा है, कम से कम प्रॉपर ट्रीटमेंट हम ले पाएंगे। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या हुआ है तो आप कैसे ट्रीटमेंट लोगे। इसीलिए अगर आपकी रिपोर्ट आ जाती है और आप जल्दी टेस्ट करा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों का रिज़ल्ट आ गया, फिर हमने तभी कोरोना की भी ट्रीटमेंट, डॉक्टर को बताया कि कोविड पॉजिटिव आया, डॉक्टर ने तुरंत प्रिस्क्रिप्शन चेंज किया और दवाइयाँ ऐड की, जो भी बताना था वो उन्होंने बताया, और फिर वो वाली दवाइयाँ भी ये खाने लग गए। उस टाइम पे इतनी बेकार सिचुएशन थी, जैसा कि हम लोग न्यूज़पेपर्स में और सब जगह पढ़ रहे थे कि कहीं बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन कहीं अवेलेबल नहीं है। इनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, इतनी वीकनेस थी कि हम लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम इनको हॉस्पिटल में एडमिट करें या नहीं करें। एक बात मन में आ रही थी कि ऐसा नहीं हो कि हम जिद में हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करें और लापरवाही हो जाए, ऐसा हो जाए कि अरे अगर अपन एडमिट कर देते तो प्रॉपर केयर हो जाती, या फिर ये वहाँ पे वेंटिलेटर मिल जाता, ऑक्सीजन मिल जाता, कुछ इस तरीके से बाद में ना हो कि हम लापरवाही में घर पे रह जाए। दूसरी चीज़ ये आ रही थी मन में कि अगर इनको एडमिट कर दिया तो फिर वहाँ हम बार बार नहीं जा पाएंगे। मैं और आरव घर पे अकेले हैं, तो मैं घर पे आरव को अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ, उसको हॉस्पिटल लेके भी नहीं जा सकती हूँ। तो बार बार टू एंड फ्रो कैसे होगा, बार बार हम कैसे हॉस्पिटल जाएंगे, मिलेंगे कैसे, रहेंगे कैसे। इनको पूरी तरीके से अकेला भी हॉस्पिटल में नहीं छोड़ सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स एंड स्टाफ, वो लोग अपनी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने व्यक्ति की खुद ही केयर करनी है, ऐसा हमें लगता है।
जब तक हम संभाल सकते हैं हमारी इच्छा होती है कि हम ही संभाल लेते हैं। जब हमारे हाथ से कंडीशन बाहर जाएगी तब हम हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा है कि इसमें एक बार पेशेंट को एडमिट कर दिया तो हो सकता है आपको मिलने ही ना दिया जाए। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे थे घर पे ही ठीक होने की, पर फिर डर भी लग रहा था कि लापरवाही ना हो जाए। तो ऐसा चल रहा था, ऑक्सीजन कम होती थी तो हम 1-2 लोगों से कांटेक्ट भी बनाए हुए थे कि अगर ज़्यादा कम हो जाएगी तो घर पे कैसे सिलेंडर्स मंगवाने हैं। और रात भर चेक करना पड़ता था ऑक्सीजन कितनी है, बुखार कितना है। तो शुरू के दिनों में तो इनको भी ठीक से नींद नहीं आती थी और मुझे भी रात भर चेक करना पड़ता था कि अब कैसी स्थिति है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में ऑक्सीजन कम हो रही है और हम दूसरे कमरे में सोते ही रह गए, हमें पता नहीं चला। तो रात बहुत ज़्यादा बेकार निकली है। शुरू की कंडीशन इतनी सीवियर हो गई थी कि हम लोग उस टाइम पे कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। बस हमारे दिमाग में एक ही बात थी कि ये थोड़ा सा टाइम जो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आया, ये कैसे भी करके बस निकल जाए। ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को थोड़ा सा ओपन माइंड रखना पड़ता है। ये मैं किस लिए बोल रही हूँ कि एक तो हम ट्रीटमेंट तो करवा ही रहे हैं ना, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है वो टेबलेट्स तो हम ले ही रहे हैं। उसके अलावा भी ओपन माइंडेडनेस हमको इस चीज़ के लिए रखना पड़ता है कि लोग अगर आपको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि टाइफाइड के लिए ये करो, कोरोना के लिए ये करो, इसके लिए वो करो, तो आप ओपन माइंडेडली सब चीज़ को सुनिए और सभी कुछ कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आपकी किसी भी चीज़ से जान बच रही है या किसी भी चीज़ से आप ठीक हो रहे हो तो उससे अच्छा क्या है। तो हम लोग सब कुछ ट्राई कर रहे थे, जैसे कि प्याज में सेंधा नमक डाल के खाने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता। हमसे किसी रिलेटिव ने बोला भी था कि अगर आप ऐसा करोगे तो और भी लोगों की ऑक्सीजन बढ़ रही है, आपकी भी बढ़ जाएगी। प्याज और सेंधा नमक मैं इनको रोज़ दे रही थी। भाप दिन में 5 टाइम लेना है, मतलब लेना है विदाउट एनी मिस। स्टीमर आप एक छोटा सा खरीद सकते हो और बहुत सस्ता भी आ जाता है, हर मेडिकल पे अवेलेबल है। तो स्टीमर से आपको स्टीम लेना है दिन में 5 बार। पोटली बना लीजिए आप, अजवाइन, कपूर, लौंग की पोटली बना लीजिए। प्याज और सेंधा नमक डाल के खाइए सैलेड की तरह। जब आप खाना खाते हैं तब उसमें टमाटर ज़रूर काट लीजिए। उसके बाद हम लोग रोज़ शाम को धूनी देते थे पूरे घर में, एक अंडा गर्म करके उसके ऊपर देसी घी डालना, कपूर डालना, लौंग, अजवाइन की धूनी पूरे घर में देते थे, जिससे पूरा घर भी सैनिटाइज हो जाता था। थोड़ा सा इन्फेक्शन, हमको ऐसा लगता था मन में कि पूरा घर एकदम उसकी धुएं से क्लीन हो रहा है और ऑक्सीजन लेवल उससे थोड़ा बढ़ता भी है। हमने खुद मेजर किया है, जब हम पहले मेजर करते थे और धुनी देने के बाद थोड़ी देर बाद मेजर करते थे तो कम से कम 1 या 2 रीडिंग का फ़र्क आ जाता था। 94 से 95 इतना फ्लक्चुएशन हमको दिखता था कि अगर 94 पहले आ रही थी तो 95 या 96 आने लगती थी। अगर आप खाली पेट रीडिंग लेते हैं तो खाली पेट भी रीडिंग थोड़ी सी कम ही आती है। अगर आप खाना खा के रीडिंग लेंगे तो ऑक्सीजन की रीडिंग का फ़र्क पड़ता है। तो आप जब भी रीडिंग लो तो बैठ के लो, खाना खा के लो अगर हो सके तो। उसके अलावा पानी में लौंग डाल के बॉईल करके, थोड़ा जब बॉईल होने के बाद थोड़ा आधा या उसके बराबर हो जाता है तो वही वाला पानी इनको पूरे टाइम बॉईल किया हुआ पानी मैं दे रही थी। उसमें वापस इसको गर्म करके केटल रखी थी इनके पास, तो वापस से पानी गर्म ही पीते थे, ठंडा नहीं पीते थे। आप चाहें तो उसको थर्मस में भी भर सकते हैं। पानी गर्म देना है आपको, पोटली आप दे दीजिए, आप धुनी दीजिए शाम के टाइम कम से कम 1 बार। दिन में 5 बार भाप देना है। हल्दी अदरक का दूध देना है 3 बार, मॉर्निंग में, फिर दोपहर में 1 बार 5-6 बजे दे दीजिए और फिर शाम को रात को सोते टाइम 3 बार हल्दी का दूध देना है। मॉर्निंग में एक नींबू डाल के, हाफ लेमन डाल के 1 ग्लास गर्म पानी भी देना है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको एस्थमा है और दूसरी या फिर कोई प्रॉब्लम है सांस की तो आप नींबू को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, संतरों को अवॉइड कर सकते हैं। 2 इसमें विटामिन सी तो बहुत सारा है, पर आपकी दूसरी कोई प्रॉब्लम उससे नहीं उठनी चाहिए। अच्छा, इनका स्मेल चला गया था 100%। जब कोविड का टेस्ट का रिजल्ट भी नहीं आया था तब से इनका स्मेल चला गया था। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, टाइफाइड में भी स्मेल कभी कभी चली जाती है। इनकी शक्कर और नमक का जो टेस्ट है वो बहुत तेज़ लगता था। थोड़ी सी शक्कर भी डालो तो ऐसा लगता था बहुत मीठा कर दिया, थोड़ा सा नमक में से लगता था बहुत नमक डाल दिया। शायद स्मेल चली गई थी इसीलिए टेस्ट इनका डिस्टर्ब हो गया था। तो इन्होंने मुझे मना कर दिया कि ना शक्कर किसी भी चीज़ में मत डालो। सुबह जो मैं उनको दूध दलिया दे रही थी उसमें मैंने शक्कर नहीं डाली 2 दिन, दूध भी इन्होंने फीका ही लिया। फिर 1-2 दिन बाद इनकी एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं आ रही थी, तो मुझे ध्यान आया कि शुगर से तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और कहीं ऐसा नहीं हो कि टेस्ट के चक्कर में अभी कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा नहीं हो कि बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाए
और हमें लगे कि हम टेस्ट नहीं पसंद आ रहा ना, हम इसलिए नहीं खा रहे हैं। तो शुगर लेवल कम होने की डर से मैंने फिर से इनको 2 दिन बाद या 2.5 दिन बाद फिर से शुगर देना चालू किया। मैंने कहा आपको कितना भी मीठा लगे पर शुगर हमको एकदम से नहीं छोड़नी है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जिसका और कुछ इम्पैक्ट पड़ जाए। जितने फल खिला सकते हो उतने फल खिलाना है और बार बार खिलाना है, क्योंकि पेशेंट इतना कम खाता है। इतना सा दलिया ये खाते थे, और जब इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है तो फिर खाया हुआ या तो डाइजेस्ट नहीं होता या दूसरा खाने की इच्छा नहीं होती। आधे घंटे 1 घंटे के गैप से भी इनको एक फ्रूट भी खाने की इच्छा नहीं होती थी। अगर अभी खाना खा लिया और अगर 1-1.5 घंटे बाद मैं एप्पल देती थी तो मना कर देते थे कि अभी नहीं खाना है। पर आपको ज़बरदस्ती खिलाना ही है पेशेंट को। अब आप कितने ही प्यार से बात करके खिलाओ, क्योंकि डांट तो सकते नहीं हो। जो भी पेशेंट रहता है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, वीकनेस की वजह से भी बहुत गुस्सा आता है। पर आपको बहुत प्यार से बात कर करके खिलाना ही है, कैसे भी खिलाना है। अगर ड्रिप्स नहीं चढ़ रही है तो खाने का तो बहुत ध्यान रखना है, और हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ देना है। जब ये नहीं खा रहे थे तब इनको पूरे टाइम उल्टी जैसा लगता रहता था कि अरे मुझे वोमिट हो रही है और घबराहट हो रही है। वो घबराहट इसलिए होती है क्योंकि हम कुछ खाते नहीं, भूखे रहते हैं। अगर आपने अभी कुछ खा लिया, दलिया खा लिया या थोड़ा सा एप्पल खा लिया, आधे घंटे के अंदर वो डाइजेस्ट हो जाएगा और वापस से घबराहट सी होने लगेगी। तो उस टाइम पे मैं इनको एक ककड़ी काट के दे देती थी, कुछ पपाया काट के दे देती थी। बुखार उतारने के लिए एक जो मुनक्के होते हैं जिसमें बीज होता है, जो किशमिश जिसमें बीज होता है जिसको मुनक्के बोलते हैं, तो वो मुनक्के भी घी में सेक के उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल के या काला नमक डाल के आपको पेशेंट को देना है, ताकि उससे थोड़ा थोड़ा बुखार भी उतरता रहे और मुंह में कुछ खाने के लिए भी जाए। मखाने भी आपको घी में सेक के देने हैं, बार बार देने हैं, ताकि कुछ खाने में जाए। जैसे अगर वो दूध पी रहे हैं तो 2 मखाने दे दिए, 1-2 मुनक्के दे दिए। तो ऐसे बीच में दिन भर हाथ में कुछ भी पकड़ा दो कि ये खा लो, अब ये खा लो, थोड़ा सा ये खा लो। अगर आप उनके सामने एक डब्बे में बंद करके रख दोगे कि ये इसमें है ना मुनक्के हैं, जब भूख लगे जब खा लेना, तो पेशेंट तो निकाल के नहीं खाने वाला है। अगर आप जिद नहीं करोगे तो नहीं खाएंगे वो। पानी बॉयल पिलाना है और बहुत ज़्यादा पिलाना है, पानी की भी कमी नहीं, क्योंकि गर्मी का भी सीज़न चल रहा है। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो दूसरी चीज़ें जो लूज मोशन, उल्टी, ये सब होने लग जाएगा, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि किस वजह से हो रहा है। वो हो सकता है डिहाइड्रेशन भी हो जाए। तो पानी आपको पूरे टाइम, पानी का भी बार बार ध्यान रखना है, क्योंकि वो तो सो जाएंगे तो उनकी उठने की इच्छा नहीं होगी। बुखार में उठने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। बार बार थोड़े गैप में उठाना है, कुछ खिलाना है, कुछ पिलाना है। ऐसा था कि खाते भी नहीं बन रही थी। अगर आप फ्रूट काट के दे रहे हो तो पपाया भी खाते नहीं बन रही थी। उस टाइम पे मैंने उनको अनार का जूस, चुकंदर का जूस, कुछ सिंपल सा कुछ भी जूस बना के दे सकते हो आप। गिलोय का जो रस आता है, जो पतंजलि या डाबर या किसी का भी मिल जाता है, आयुर्वेदिक ब्रांड का मिल जाता है, तो गिलोय का जूस आप दे सकते हो। इम्यूनिटी बढ़ाने में भी तो अच्छा ही होता है, और कुछ पेट में जाता रहता है इसी बहाने आप। और जो केयर टेकर है उसको भी गिलोय का जूस पीना चाहिए। टाइफाइड में बोलते हैं कि वाइट चीज़ें नहीं खिलाना चाहिए, जैसे कि चावल है, दूध है। तो दूध में हल्दी हम डाल ही रहे थे तो दूध वो चल जाता है कलर अगर आप बदल के। कुछ लोग कैस्टर ऑयल का बोलते हैं कि कैस्टर ऑयल टाइफाइड में पीना चाहिए। एक बार मैंने इनको कैस्टर ऑयल दिया, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो दूसरी बार इन्होंने नहीं पिया। तो जो भी आपको पता है, जो घरेलू नुस्खे हैं और जो आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स जो बता रहे हैं कि ऐसा करो, वो भी आप साथ साथ करते चलो। ट्रीटमेंट चलने दो, खाना पूरे टाइम चलने दो, फ्रूट्स पूरे टाइम खाने दो। उसके अलावा ये सब चीज़ें भी जो है ये भी आपको करना ही चाहिए। पेशेंट को बिल्कुल भी भूखा नहीं रखना है। सुबह उठते से एकदम भूख लगती है, कोशिश करो कि उनके उठने से पहले ही ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए। ज़्यादा देर भूखा नहीं रखना है। कुछ नहीं बना इसलिए बिस्किट अभी मत दीजिए, मैदा वगैरह अभी मत दीजिए। चाय अभी नहीं देना है आपको, मैक्सिमम दूध ही पिलाना है। चाय, कॉफ़ी, कैफ़ीन को बिल्कुल अवॉइड करना है। दलिया बेस्ट ऑप्शन है। टाइफाइड में आपकी जो तड़का भी नहीं लगाते हैं, सब्जियों में तेल भी नहीं डालते हैं, तो इनको ज़्यादा बॉयल ही खिलाना था। पहले तो ये दलिया और मूंग की दाल खा रहे थे 1-2 दिन, फिर मैंने थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया कि चलो थोड़ी साथ में 1 रोटी खा लो। तो एकदम गरम आप खिलाइए, 1 रोटी 2 रोटी, धीरे धीरे भूख बढ़ेगी और खाने की इच्छा होगी। जैसे जैसे रोटी पे आ जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी एकदम बढ़ने लगेगी, क्योंकि रोटी की बात अलग हो जाती है। तो रोटी आप खिलाओ। ब्रेकफास्ट में आप दलिया चलने दो। उसके बाद मैंने इनको दोनों टाइम रोटी चालू कर दी, दाल के साथ एक सब्ज़ी और ऐड कर दी। सैलेड में भी ककड़ी और टमाटर और प्याज, वही सेंधा नमक डाल के वो चल रहा था। एपेटाइट थोड़ा सा ठीक होने लग जाएगा। 5-6 दिन बाद आप ये सोच सकते हो कि हाँ अब एपेटाइट थोड़ा ठीक होने लगा है और आप खा सक रहे हैं।
अच्छा, बुखार बहुत था शुरू में। शुरू के 3 दिन में भी बुखार चढ़ता था, दोपहर में भी, रात में भी बुखार चढ़ता था। उसके बाद धीरे धीरे करके एक दिन क्या हुआ कि रात में बुखार नहीं आया, नेक्स्ट मॉर्निंग बुखार नहीं आया। हम लोगों को थोड़ा अच्छा लगा कि हो सकता है कि अभी आराम लग जाएगा, पर फिर दिन में दोबारा बुखार आ गया। तो बुखार तो बहुत आता है, कोरोना की वजह से आया या टाइफाइड की वजह से आया, बहुत बुखार आया और 4-5 दिन तक कंटिन्यूसली बुखार आया। उसके बाद जाके कम हो गया, पर थोड़ी थोड़ी हरारत रहती थी, हाथ पैर गर्म रहते थे, पर शिवरिंग नहीं होती थी। जो बुखार में जो शिवरिंग होना, खूब ठंड लगना और फिर दवाई खा लो तो एकदम पसीने से बुखार उतर जाना, वैसा नहीं हो रहा था। बुखार फिर नॉर्मल हो गया और बुखार नहीं आ रहा था। वीकनेस बहुत ज़्यादा बनी रहती है, ऐसा नहीं कि बुखार उतर जाएगा और खाना खाने लग जाएंगे तो वीकनेस ख़त्म हो जाएगी। वीकनेस तो फिर भी बनी ही रहेगी। आज इनको 14 डेज़ हो गए हैं। 14 डेज़ के बाद भी वीकनेस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। वीकनेस अभी भी है। जो डेंजरस सिचुएशन थी वो ख़त्म हो गई है, आउट ऑफ डेंजर है कम्प्लीटली। अब ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल भागना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ठीक होने के बाद भी आइसोलेशन एकदम से ख़त्म नहीं किया था। 2-3 दिन हमने आइसोलेशन एक्सटेंड किया था। गाइडलाइन आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए होम आइसोलेशन की। उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको कितना दूर रहना है, मास्क और ग्लव्स पूरी तरीके से पहनने हैं। लेड बाथ जो पेशेंट यूज़ कर रहा है वो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। कमरा रोज़ सैनिटाइज करती थी और इनका जो बेडशीट है और जो पिलो कवर्स हैं वो मैं रोज़ बदलती थी विदाउट फेल। जो भी ब्लैंकेट ये यूज़ कर रहे हैं उसको मैं रोज़ धूप में सुखाती थी। एक बार अगर कोरोना हो जाता है तो उसके ठीक होने के बाद भी वीकनेस इतनी आसानी से नहीं जाती। टैबलेट्स हो सकता है आपकी ख़त्म हो जाए, ट्रीटमेंट आपका ख़त्म हो जाए, पर आपको कोई भी वज़न नहीं उठाना है। बार बार ऊपर नीचे स्टेयरकेस अगर आपके घर में है तो बार बार ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आने में भी बहुत थकान हो जाती है। तो वीकनेस बहुत रहेगी, बहुत दिन तक रहेगी। अभी हमको भी नहीं पता कितने दिन तक रहेगी, पर अभी हम उसकी प्रिकॉशन से ही चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश या एक्साइट नहीं होना है कि अब हम पूरी ठीक हो गए हैं तो फिर से ये कर लें वो कर लें। अगर आपकी छुट्टियाँ एक्सटेंड हो सकती है तो आप छुट्टियाँ बढ़ा लो। हमने भी अभी 1 वीक की छुट्टी बढ़ा ली है इनकी। तो मतलब जितना कम हो सके उतना कम वर्कलोड भी लें, नींद अच्छे से लें, अच्छे से खाएं और बहुत आराम करें। जब कोविड की शुरुआत होती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नेगेटिव थॉट्स की। इतनी न्यूज़ सुनने के बाद आपको यकीन हो जाता है कि नेक्स्ट नंबर हमारा ही है। सबसे पहले मैंने इनका न्यूज़पेपर और मोबाइल पूरी तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि इतनी नेगेटिव न्यूज़ सुन के ये खुद इतने डिप्रेशन में चले गए थे। हम लोग तो डरे हुए थे, पर अपने को डर के साथ साथ काम भी करना है, केयर भी करना है, ध्यान भी रखना है। तो अपन काम में बिजी हो जाते हैं तो थोड़ा मन हट जाता है। पर जो पेशेंट होता है उसके दिमाग में पूरे टाइम यही चलता रहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बाकी लोगों का क्या होगा और कैसे काम चलेगा। सबसे पहले न्यूज़पेपर बिल्कुल बंद करवाओ, किसी की न्यूज़ मत सुनने दो। जितना हो सके कम लोगों को बताओ कि अभी कोरोना हो गया है। ज़्यादा कॉल्स आएंगे तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाएगा। सिर्फ हमारी इमीडिएट फैमिलीज़ को, मेरी फैमिली और इनकी फैमिली को पता था, और सिर्फ हम दोनों के स्टाफ्स को पता था कि अभी हम लोग एक्टिव नहीं है ऑफिस में, क्योंकि हमारे घर में कोविड पॉजिटिव है। सबको बताना अभी इसीलिए ज़रूरी नहीं है। काम वो लोग आएंगे, मैं मानती हूँ कि अगर अर्जेंसी हुई तो उन्हीं लोगों से काम पड़ेगा, पर वो तो वैसे भी काम आ जाएंगे। अगर आप उनको तुरंत फ़ोन करके बोलेंगे कि ऐसी ऐसी बात है तो वो तो तब भी काम आएंगे। पर अगर आप सबको अभी डिक्लेयर कर देंगे ऐसा हो गया है तो इतने कॉल्स आप अटेंड नहीं कर सकते। ऑलरेडी हमको इतने कॉल्स आ रहे थे, इनको इतने कॉल्स आ रहे थे, प्रॉपर आराम नहीं मिल पाता है अगर नींद के टाइम पे बार बार कॉल्स आते हैं। तो मैं खुद एक भी फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रही थी। तो अच्छा ही था कि आप कम से कम लोगों को बताओ। मेरा तो सोशली बिल्कुल कट आउट था, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अभी पेशेंट का ध्यान रखना है। किसी से भी ज़्यादा बात, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। घर में एक छोटा बच्चा है जो 1.5 साल का है और पूरी तरीके से मुझ पर डिपेंडेंट है। ये भी पूरी तरीके से 100% मुझ पर डिपेंडेंट थे, और हम घर में सिर्फ 3 ही लोग हैं और सारा काम आपको करना है। घर बाहर से सील हो चुका है तो कोई मेड नहीं आने वाली है। बच्चे को तो हाथ से फीड कराना पड़ता है, जो भी वो उसको बिठा के प्रॉपरली खिलाना पड़ता है। इनको भी हाथ में ही देना पड़ रहा था, क्योंकि ये उठ के बैठने की भी स्थिति में नहीं थे, तो इनको भी सब हाथ में देना है। बार बार बहुत ज़्यादा टाइम का ध्यान रखना, टाइमली सब चीज़ हो जानी चाहिए। टाइमली पेशेंट को दवाई, टाइमली खाना, फ्रूट,
जो भी आपको देना है ना, बच्चे को प्रॉपरली इंगेज करना, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत इंगेज करके रखना पड़ता है। थोड़ी सी देर में वो बोर हो जाते हैं और रोने भी लगते हैं, तो उनको तो पूरे टाइम आपको संभालना ही है। कई रातें तो ऐसी हो जाती थी कि रात भर ऑक्सीजन चेक करना है या फिर रात में पेशेंट को इनको देखना है, तो रातें भी ऐसे हो जाती थी कि रात में भी आप प्रॉपरली नहीं सोए हो, दिन में भी आप दिन भर काम कर रहे हो, और ऐसा सेवरल दिनों तक। ऐसा भी नहीं कि एक दिन या 2 दिन की बात है, 6-7 दिन तक तो ऐसा ही चला। तो ठीक है, वो फेज़ निकल गया बाय गॉड्स ग्रेस। ख़राब टाइम आया पर निकल गया, जैसे तैसे निकला। आप लोगों को मैं यही कहूँगी, जैसे ही वैक्सीन आती है सबसे पहले तो वैक्सीन लगवा लो। अपने साथ वालों की बहुत ज़्यादा केयर करो। किसी को अगर कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छे से ध्यान रखो। सब ओपन माइंडेडली सब चीज़ों को एक्सेप्ट करो। ऑक्सीजन में तकलीफ़ है, सांस लेने में तकलीफ़ है, तो उल्टे पेट लेटना है आपको। उल्टे लेट जाओ। उल्टे लेटने से सांस में थोड़ा सा फ़ायदा होता है, अच्छे से हम सांस ले पाते हैं। तो इनको रात में मैं विक्स लगा के उल्टा ही लेटा देती थी कि आपको तकलीफ़ हो रही है, उल्टे लेट जाओ। अच्छा, जब ये ठीक होने लगे 4-5 दिन बाद जब बुखार उतरने लगा, तो इनकी आवाज़ जो है वो चली गई, गला बैठ गया था। गला बैठ गया तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, कम हो रहा है। फिर हमने नींबू पानी बंद कर दिया। जो हम गरम गरम नींबू पानी मॉर्निंग में ले रहे थे उसको हमने बंद कर दिया। जब नींबू पानी बंद किया तो 3 दिन बाद गला अपने आप ठीक हो गया। तो क्योंकि थोड़ी सी एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो नींबू पानी से जो मॉर्निंग में हम ले रहे हैं उससे तकलीफ़ उनको हो गई थी, पता नहीं चल रहा था, पर हमने उसको बंद कर दिया। तो ऐसे जो भी आप कर रहे हो, एकदम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको लगता है उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट लीजिए। कोशिश करो कि घर पे अगर हो सकता है तो घर पे ही ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करो। थोड़ा सा एक्सर्शन केयर टेकर को हो जाएगा, ध्यान बहुत रखना पड़ेगा, पल पल पे रखना पड़ेगा, पर एक ही का रखना है आपको, एक ही पेशेंट का रखना है। हॉस्पिटल में कितने सारे पेशेंट्स होते हैं, इतना स्टाफ नहीं होता है, इतना एक एक पे ध्यान दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। आप अकेले अच्छे से ध्यान दे पाओगे। कोशिश करो घर पे ही ट्रीटमेंट हो जाए। कुछ लोगों की डेथ्स हो रही हैं, कुछ लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो वो लोग सब स्टेटस पे भी डाल रहे हैं, ग्रुप्स पे भी डाल रहे हैं। तो जब हम ये सब देखेंगे, पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी। तो कोशिश करो कि अभी सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा दूर रहो। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस भी ईष्ट को मानते हैं, जिस भी देवता को मानते हैं, जो भी जिसको भी मानते हैं आप, उनका पूरे टाइम आप जो भी होता है, जाप होता है या पाठ होता है, वो करिए। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं और उनको मानते हैं, तो आप पढ़िए और उनसे प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रार्थना से आप किसी को भी ठीक कर सकते हो। आपको पूरे टाइम प्रार्थना करनी है। जो पेशेंट है उनको भी बोलिए कि वो भी प्रार्थना करें, और रात के टाइम भी आप सोते टाइम प्रार्थना करके सोइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको भगवान के सामने ही बैठना है, दीपक ही जलाना है। जहाँ आपको समय मिलता है, आपको सोते टाइम बेड पे टाइम मिल रहा है, वहाँ पे आप प्रार्थना करके सोइए। मेडिटेशन खुद भी करिए और पेशेंट को भी करवाइए। मेडिटेशन इस टाइम पे बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर 10 मिनट 5 मिनट का मेडिटेशन आप उनको करवा रहे हैं कि मैं अच्छा हो रहा हूँ, इस थॉट को लेके मेडिटेशन कर लीजिए, या आई एम फीलिंग गुड, इस थॉट को लेके मेडिटेशन कर लीजिए। 5 मिनट का 10 मिनट का मेडिटेशन आप करवा दीजिए, प्रार्थना करवा दीजिए। स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड रहिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे बहुत हिम्मत मिलती है, क्योंकि ऐसे टाइम में हिम्मत बहुत जल्दी टूट जाती है। मैं भी 2-3 दिन तक बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कुछ नहीं होगा, पर मेरा भी एकदम से रात में इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता था। कुछ समझ में नहीं आता था क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग अकेले हैं अभी, और क्या करें, किससे कहें, किसे बुलाएं। रात के 12-1:30, कभी कभी रात के 1:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, अब किसी से फ़ोन पे बात भी नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि क्या होगा। तो बस हिम्मत रखनी है, मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है, सब अच्छा हो जाएगा, सब लोग ठीक हो जाएंगे। और जो लोग चले गए हैं उनके लिए सभी को दुख है। हम लोगों की फैमिलीज़ में या दूर रिलेटिव्स में या दोस्तों में कई लोग ख़त्म हो रहे हैं, कई लोगों की डेथ हो रही है। बहुत दुख हो रहा है सुन के, पर हमको हिम्मत नहीं हारनी। जिसको भी अब नेक्स्ट अगर इन्फेक्शन हो रहा है या थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, उनको हमको केयर करना है, उनको ठीक करना है। थोड़े दिन बाद हमको वैक्सीन लगवा लेना चाहिए।
और फिर शायद हम अच्छा सोच पाएंगे एक दूसरे के लिए। तब तक के लिए अभी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको भी, मुझे भी और हम सबको। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।